हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष सोनी और मैं आप सभी का कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, यानी प्रकाशिक समाव्यता को। तो आइएगा समय को व्यर्थ किए बगैर शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं प्रकाशिक समाव्यता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रकाशिक समाव्यता। प्रकाशिक समाव्यता, प्रकाशिक समाव्यता। प्रकाशिक समाव्यता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समाव्यता। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाशिक समाव्यता होती क्या है ना? क्या मतलब है प्रकाशिक समाव्यता का? तो प्रकाशिक समाव्यता क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके संरचना सूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके संरचना सूत्र समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की जो दिशा है ना, वो क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस घटना को, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समाव्यता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग लगा लीजिएगा प्रकाशिक समाव्यता और लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है देखिएगा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, संरचना सूत्र समान हो, मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या होता है सर ये समतल ध्रुवित प्रकाश? अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, बताऊंगा। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परंतु संरचना सूत्र समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। हम इसको शॉर्टकट में बोलेंगे पीपीएल। क्या बोलेंगे इसको? हम पीपीएल बोलेंगे। तो मैं इसके कोष्टक में लिख देता हूं पीपीएल, है ना। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश? अभी हम बात करेंगे उसकी। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके संरचना सूत्र भी क्या हो? समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा भिन्न भिन्न हो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की
रोटेट करने की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो यौगिक है ना, जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके संरचना सूत्र क्या हो, समान, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा जो है वो भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। एवं इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता, या इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। तो बताओ, प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताई कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके संरचना सूत्र भी क्या हो, समान, क्योंकि संरचना सूत्र अगर अलग अलग होता है ना तो फिर वो संरचनात्मक समावयवी हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता के बारे में, और प्रकाशिक समावयवता में संरचना सूत्र क्या रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की जो दिशा है, डायरेक्शन टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट, क्या हो, भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को, है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है और वो टर्म है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अब समतल ध्रुवित प्रकाश। तो हेडिंग लगा लेते हैं, टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स अपना, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी पीपीएल, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। देखो यदि हम किसी सामान्य प्रकाश की बात करें, है ना, सामान्य एक वर्णी प्रकाश की बात करें, तो सामान्य एक वर्णी प्रकाश या जो सामान्य प्रकाश होता है उसकी तरंगे सभी दिशाओं में क्या करती है, कंपन करती है। कोई भी सामान्य लाइट है, नॉर्मल जो लाइट होती है, उस लाइट की जो वेव्स होती है वो हर एक डायरेक्शन में कंपन करती है। जैसे इस डायरेक्शन में भी कंपन करेगी, इस डायरेक्शन में भी कंपन करेगी, इस डायरेक्शन में भी कंपन करेगी, इस डायरेक्शन में भी कंपन करेगी। ऐसा प्रकाश सामान्य प्रकाश होता है जिसकी तरंगे, जिसकी वेव्स ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। यदि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया जाए, यदि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया जाए तो प्राप्त होने वाले प्रकाश की जो वेव्स है, जो तरंगे हैं, वो केवल एक दिशा में क्या करेगी, कंपन करेगी। और ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसकी तरंगे, वह प्रकाश जिसकी तरंगे जो केवल एक ही दिशा में क्या करती है, कंपन करती है। वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक ही दिशा में कंपन करे, उस प्रकाश को क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, और ये प्रकाश हमें प्राप्त होता है जब हम किसी सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है,
निकोल प्रिज्म क्या करता है, उसकी सारी तरंगों को रोक लेता है, केवल एक तरंग को आगे जाने देता है, एक प्रकार की तरंगों को आगे जाने देता है जो केवल एक डायरेक्शन में क्या करती है, कंपन करती है। तो क्या होता है, समतल द्वित प्रकाश वह प्रकाश जिसकी तरंगे, वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में कंपन करती है, कंपन करती है, वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में कंपन करती है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है ना, जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में क्या करे, कंपन करे। ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस प्रकार का जो प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है, इस प्रकार की लाइट हमें प्राप्त होती है। तो ये लाइट हमें प्राप्त कैसे होती है, सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। देखो, है ना, मान लीजिएगा हमारे पास में कोई एक लाइट का सोर्स है, हमारे पास में कोई एक लाइट का सोर्स है, जैसे सोडियम लैंप हमने ले लिया, ये क्या है, एक लाइट का सोर्स है, और इस लाइट के सोर्स से जो लाइट आ रही है वो एक नॉर्मल लाइट है। कैसी लाइट है, सिंपल लाइट है, सामान्य प्रकाश है। तो ये है सोडियम लैंप, इससे जो प्रकाश आ रहा है वो है सामान्य प्रकाश। तो बताओ, सामान्य प्रकाश की तरंगे सभी संभव दिशाओं में क्या करती है, कंपन करती है। तो इससे जो प्रकाश आ रहा है, मान लीजिएगा ये प्रकाश की बीम है, तो ये प्रकाश की जो बीम है, इस प्रकाश की बीम में उपस्थित जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में क्या करेगी, कंपन। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाता हूँ कि इस दिशा में भी कंपन कर रही है, 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 और इस दिशा में भी क्या कर रही है, कंपन कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सामान्य प्रकाश है उसकी जो तरंगे हैं, है ना, ये येलो कलर से जो मैंने लाइनें खींची है ना, ये क्या है, तरंगे हैं। क्या है, तरंगे, वेव्स हैं ये। देखो, इस दिशा में भी क्या कर रही है, कंपन, इस दिशा में भी क्या कर रही है, कंपन, इस दिशा में भी क्या कर रही है, कंपन, इस दिशा में भी क्या कर रही है, कंपन, है ना, सभी दिशाओं में क्या कर रही है, कंपन कर रही है इसकी तरंगे। तो ऐसे प्रकाश को कहा जाता है सामान्य प्रकाश। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकाश को सामान्य प्रकाश कहते हैं ना, जिसकी तरंगे सभी दिशाओं में क्या करे, कंपन करे। अब इस प्रकाश को हमने क्या किया, एक निकोल प्रिज्म में से गुजारा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, ध्यान रखिएगा किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हमने एक यहाँ पर निकोल प्रिज्म लगा दिया, है ना, निकोल प्रिज्म हमने इसके अंदर लगा दिया। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, जब आप इस सामान्य प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म में से गुजारोगे तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, इसकी सभी तरंगों को रोक लेगा, केवल एक तरंग को आगे जाने देगा, एक प्रकार की तरंग को आगे जाने देगा जो केवल एक दिशा में क्या करेगी, कंपन करेगी। तो जब इससे प्रकाश गुजारा गया तो हमने क्या पाया कि अब इस प्रकाश की जो तरंगे हैं वो केवल एक दिशा में क्या कर रही है, कंपन कर रही है, केवल एक दिशा में क्या कर रही है, कंपन।
तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे, ये देखो अब केवल एक दिशा में क्या कर रही है, कंपन कर रही है ना, केवल इसी दिशा में क्या कर रही है, तरंगे कंपन कर रही है ना। बाकी दिशाओं में कंपन करने वाली जो तरंगे थी उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर निकोल प्रिज्म द्वारा रोक लिया गया। तो अब जो लाइट आई उसकी तरंगे केवल एक दिशा में क्या कर रही है, कंपन कर रही है। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो मान लो कोई आपसे पूछ ले कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, तो आप कहोगे वह लाइट या वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में क्या करती है, कंपन करती है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इस प्रकार का प्रकाश जी निकोल प्रिज्म में से सामान्य प्रकाश को गुजारने पर प्राप्त होता है। देखो जैसे मान लीजिएगा ये निकोल प्रिज्म है, ये क्या है, निकोल प्रिज्म है। अब ये जो लाइट है, मान लीजिएगा ये जो पेन आप देख रहे हो, ये जो पेन आप देख रहे हो, ये सामान्य प्रकाश की तरंगे है ना। कुछ तरंगे ऐसे हैं, कुछ तरंगे ऐसे हैं, कुछ तरंगे ऐसे हैं, कुछ तरंगे ऐसे हैं, कुछ तरंगे ऐसे हैं। तो ये जो निकोल प्रिज्म है, इस निकोल प्रिज्म में से जब आप इस प्रकाश को गुजारोगे तो इस निकोल प्रिज्म के जो पैरेलल वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो तो इसमें से गुजर जाएगी। और जो इस दिशा में कंपन कर रही थी, क्या वो तरंगे इसमें से गुजर पाएगी, क्या नहीं। क्या ऐसे कंपन कर रही थी, वो इसमें से गुजर जा पाएगी, क्या नहीं। ऐसे कंपन कर रही थी, क्या वो इसमें से गुजर पाएगी, क्या आप कहोगे नहीं गुजर पाएगी सर। केवल इस निकोल प्रिज्म के जो पैरेलल तरंगे हैं ना, वो इसमें से क्या होगी, गुजरेगी। तो बताओ अब इस निकोल प्रिज्म में से गुजरने के बाद में जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा, उस प्रकाश के पास केवल एक ही प्रकार की तरंगे होंगी जो एक ही दिशा में क्या कर रही होंगी, कंपन कर रही होंगी। ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, सॉरी, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा कि सामान्य प्रकाश जिसकी तरंगे सभी दिशाओं में कंपन करती है को यदि निकोल प्रिज्म में से गुजार दिया जाए तो प्राप्त होने वाले प्रकाश की तरंगे केवल एक ही दिशा में क्या करती है, कंपन करती है। ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम प्रकाशिक संभाव्यता को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा इसके अंदर अगला बिंदु है प्रकाशिक संभाव्यता को समझने के लिए, और उस बिंदु का नाम है प्रकाशिक सक्रियता। प्रकाशिक सक्रियता। हमें प्रकाशिक संभाव्यता को समझने के लिए प्रकाशिक सक्रियता को समझना पड़ेगा कि प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रकाशिक सक्रियता किसी यौगिक के अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है। प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, किसी यौगिक के अणु के द्वारा, किसी यौगिक के अणु के द्वारा किसी यौगिक के अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या तो घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, किसी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति, घुमाने की प्रवृत्ति को प्रकाशिक सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। प्रकाशिक सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं, प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है।
किसी यौगिक के अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। इसका मतलब यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने में समर्थ है तो ऐसा यौगिक है ना प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, और अगर वो घुमाने में समर्थ नहीं है तो फिर वो क्या होगा? प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। और प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों का ये जो गुण होता है ना, उस गुण को ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से समझिएगा। मान लीजिएगा हमारे पास कोई यौगिक X है, वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने में समर्थ है, तब तो वो होगा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, और उसके इस गुण को क्या कहेंगे? प्रकाशिक सक्रियता कहेंगे। प्रकाशिक सक्रियता क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति। और यदि मान लो कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने में समर्थ नहीं है, वो घुमा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे यौगिक को प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक। और इस गुण को कहते हैं प्रकाशिक निष्क्रियता। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाशिक सक्रियता की। किसी यौगिक के अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में ये समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, ये मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, है ना, ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हमने किसी यौगिक में से गुजारा, है ना। यौगिक में से गुजारने के लिए हमने क्या करना होता है? हमें एक पोलरीमीटर ट्यूब लेनी होती है ना। एक ट्यूब होती है जिसमें उस यौगिक को रख दिया जाता है ना। इसमें हमने क्या रख दिया? उस यौगिक को रख दिया जिसमें से हमको समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारना है ना। ये वो क्या है? यौगिक है। ये क्या है? वो यौगिक है या कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे ही आपने समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये क्या है? पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो इस प्रकाश को, है ना, इस पोलरीमीटर ट्यूब में रखे हुए कंपाउंड में से गुजारा गया। तो गुजारने पर हमने पाया कि इस कंपाउंड ने समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, जो पहले इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा था, इसको, जो पहले इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा था, उसको इस प्रकाश, इस कंपाउंड ने, है ना, किधर घुमा दिया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, है ना। तो ये या तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, या ये इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार से। ये देखो, देखो इसको इसने किधर घुमाया बताओ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या हो सकता है ये इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो विशेष दिशा कौन सी हुई? एक तो हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो वापस से समझो, है ना। हमने क्या लिया? हमने पीपीएल लिया, और पीपीएल को हमने किसी कंपाउंड में से पास आउट किया। तो पास आउट करने पर ये कंपाउंड क्या करेगा? अगर ये कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय है तो ये क्या करेगा? इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में क्या कर देगा? रोटेट कर देगा। तो इसने क्या किया? या तो ये इसको रोटेट करेगा किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या इसको रोटेट करेगा किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये कर रहा है ना, तो इस गुण को, इस कंपाउंड के इस गुण को क्या कहेंगे? प्रकाशिक सक्रियता कहेंगे। तो प्रकाशिक सक्रियता क्या है? इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ रहे हो कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड या तो इसको किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, या इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये घुमा पा रहा है तब तो ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। अगर आप ये पाओ कि ये कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा ही नहीं पा रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है वो जैसा आपने इस कंपाउंड में से गुजारा वैसा का वैसा आपको वापस से प्राप्त हो गया, वो किधर भी नहीं घुमा,
ना तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा और ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। तो ऐसी स्थिति में जो यौगिक होगा ना, जो कंपाउंड होगा ना, वो कैसा होगा, प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। तो प्रकाशिक सक्रियता के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक सक्रियता होती क्या है। प्रकाशिक सक्रियता का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति, और वो विशेष दिशा या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बताओ प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। प्रकाशिक सक्रियता का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति, और ये जो विशेष दिशा है ये या तो क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है यानी घड़ी की सुई की दिशा में हो सकती है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक निष्क्रिय है ना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या सारे यौगिक ही प्रकाशिक सक्रिय होते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला कि सारे यौगिक प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते, सारे यौगिक प्रकाशिक सक्रियता का गुण नहीं दर्शाते। तो हमें कैसे पता चले कि कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या प्रकाशिक निष्क्रिय होगा? तो आप कहोगे सर हम पोलरीमीटर ट्यूब में से गुजार के देख लेंगे, है ना। पोलरीमीटर ट्यूब में उस कंपाउंड को रख देंगे और उस कंपाउंड को रख करके उसमें से पीपीएल हम गुजारेंगे। अगर वो घुमा देगा तब तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और अगर वो नहीं घुमा पा रहा है तो वो क्या होगा, प्रकाशिक निष्क्रिय। अगर वो घुमा रहा है तो इसके उस गुण को हम प्रकाशिक सक्रियता बोल देंगे, और नहीं घुमा पा रहा है तो उसको हम प्रकाशिक निष्क्रियता बोल देंगे। बोलो, यही बोलोगे आप? समझ में आ रही मेरी बात आपको कि हम क्या करेंगे? मैंने आपसे पूछा कि कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा, कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा, हमें कैसे पता चले? तो आप कहोगे कि सर हम एक पोलरीमीटर ट्यूब लेंगे, उसमें कंपाउंड भर लेंगे और कंपाउंड भर करके हम उसमें से पीपीएल को गुजारेंगे। अगर वो घुमा देता है तो वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और नहीं घुमा पाएगा तो वो प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। घुमा देगा तो इसके इस गुण को प्रकाशिक सक्रियता बोलेंगे कि ये यौगिक प्रकाशिक सक्रियता दर्शाता है, और नहीं घुमा पाएगा तो हम बोलेंगे ये प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाता। तो आप सोचिएगा, क्या हमारे पास में एग्जाम के अंदर पोलरीमीटर ट्यूब होती है क्या हमें कोई प्रैक्टिकल करना है क्या वहाँ पर? नहीं। तो हम अपनी कॉपी में कैसे पहचाने कोई कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ है कि वो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा? तो प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त, है ना। सर क्या होती है प्रकाशिक सक्रियता? अभी बताइए मैंने आपको। किसी यौगिक के अणु के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की जो प्रवृत्ति है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक सक्रियता कहते हैं। सारे यौगिक प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाते। सर कौन से दर्शाते? तो दर्शाने के लिए, है ना, उसको सीखने के लिए हमें ये शर्त है ना, ये पता होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा और कौन सा नहीं दर्शाएगा। क्या आवश्यक शर्त है ना, क्या उसके पीछे आवश्यक शर्त है जिस शर्त को हम अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि वो यौगिक प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। तो वो आवश्यक शर्त क्या है? शर्त सुनेगा। शर्त है कि यौगिक का जो अणु है ना, वो कायरल होना चाहिए। शर्त क्या है? आवश्यक शर्त है कि यौगिक का अणु कायरल होना चाहिए। यौगिक का अणु कायरल होना चाहिए, जिसको हम किरेल भी बोल सकते हैं, किरेल भी बोलते हैं इसको, कायरल भी बोलते हैं। एक्चुअल में प्रॉपर इसका प्रोनाउंसिएशन कायरल ही है। तो बताओ यौगिक का अणु कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। अगर किसी यौगिक का अणु कायरल है, यौगिक का अणु क्या है? कायरल है, तो वो निश्चित रूप से वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, वो प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में क्या करेगा?
रोटेट करेगा। तो बताओ प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि यौगिक का अणु कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर इस कायरल शब्द का मतलब क्या है। सर कायरल कार्बन के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये कायरल और कायरल कार्बन एक ही चीज़ है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कायरल कार्बन की हम बात करेंगे, उसके बारे में आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे, है ना। पहले आप ये समझिए कि यौगिक का अणु कायरल होना चाहिए। इस कायरल शब्द का मतलब क्या है, कायरल का मतलब क्या होता है? देखो कायरल का मतलब क्या होता है, मैं आपको कायरल का मतलब बता रहा हूं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि कायरल शब्द केवल हम केमिस्ट्री में काम में लें, हम अपनी डेली लाइफ में भी काम में इसको ले सकते हैं। आपके सामने कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके आप दो इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते, जिसके दो बराबर भाग आप नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या है? कायरल। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सकते, वो वस्तु कायरल होगी। या अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो कोई भी ऐसा अणु जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सकते, वो मॉलिक्यूल या वो जो अणु है ना, वो क्या होता है? कायरल होता है। तो कायरल शब्द का मतलब क्या है? जिसके दो बराबर भाग, जिसके दो बराबर भाग ना किए जा सके, जिसकी दो इक्वल पार्ट्स, जिसके दो इक्वल पार्ट्स, जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सके। कायरल शब्द का मतलब क्या है? कायरल क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा अणु, है ना, केमिस्ट्री की बात करें तो कोई भी ऐसा अणु और या फिर कोई भी ऐसी वस्तु या ऑब्जेक्ट जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सके, जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं बताओ? वो ऑब्जेक्ट या वो मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल होगा। इसका मतलब जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सके, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे अंग्रेजी का पी, अंग्रेजी का जो पी है वो कुछ इस प्रकार का है। क्या आप इसके दो बराबर भाग कर सकते हो क्या? क्या आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? है ना, किसी भी तरीके से आप इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ऐसे बांटोगे तो देखो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग अलग अलग है। ऐसे बांटोगे तो इधर वाला भाग यानी दायां भाग बाएं भाग के समान नहीं है। तो ये जो पी है ना, ये क्या है? कायरल है ना। जैसे अंग्रेजी का ए है ना, अगले पेज पर लिखता हूं मैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट ए होता है उसको आप क्या दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? अगर बांट सकते हो तब तो वो कायरल नहीं होगा, और नहीं बांट सकते तो वो क्या होगा? कायरल होगा। तो अंग्रेजी का ए है, क्या आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको हम यहाँ से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अगर आप बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे हो तब तो वो क्या होगा? कायरल। तो अंग्रेजी का पी क्या है? कायरल है। और अंग्रेजी का ए जो है वो क्या है? ए कायरल है। क्या है? ए कायरल। तो कायरल शब्द का मतलब जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा हाथ, हमारा जो हाथ है ना, मनुष्य का जो हाथ होता है ना, वो कायरल होता है। क्या आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? देखो ऐसे बांटोगे अगर तो इधर अंगूठा आएगा, इधर ये छोटी वाली क्या आएगी? उंगली आएगी। अगर आप ऐसे काटोगे, है ना, इसको ऐसे काटो, यहाँ से काटोगे तो पीछे ब्राउन वाला पार्ट आ रहा है, आगे आपको पता है वाइट पार्ट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो इसको ऐसे दो बराबर भागों में नहीं बांटोगे, क्योंकि ऐसे बांटने की कोशिश करोगे तो इधर देखो ब्राउन, है ना, हमारी स्किन का कलर ब्राउन होता है, और इधर हमारा थोड़ा सा ब्राउन से क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है ना, या हम कह सकते हैं वाइट कलर हो जाता है। तो बताओ क्या ये वाला भाग समान है क्या? नहीं। ऐसे काटोगे नहीं कर सकता, ऐसे काटोगे नहीं कर सकता। तो हमारा जो हाथ होता है, मनुष्य का जो हाथ है ना, मनुष्य का जो हाथ है वो भी क्या है बताओ? कायरल है, क्योंकि इसको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। तो कायरल शब्द का मतलब समझ में आया होगा। जैसे हम एक
मॉलिक्यूल लेते हैं CH3COH HCOH। क्या आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? देखो ऐसे बांटने की कोशिश करोगे तो इधर OH आ रहा है, इधर क्या आ रहा है COH। ऐसे बांटने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बटेगा, ऐसे बांटने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बटेगा, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो किसी भी प्रकार से आप इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी है ना। कायरल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका मिरर इमेज, कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज उसके ऊपर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, उसके ऊपर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। पलट के तो आप रख सकते हो, बिना पलटी के वो अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं होगा। जैसे बताओ अंग्रेजी का जो P है, अंग्रेजी का जो P है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। ये मैंने यहां पर क्या लगाया? दर्पण लगाया। ये क्या है? दर्पण है। तो बताओ जब आप अंग्रेजी के P को दर्पण में देखोगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा? वो आपको ऐसा दिखाई देगा। अंग्रेजी के P को जब आप दर्पण में देखते हो तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये क्या है बताओ? मिरर है ना। ये P है और ये इसका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। क्या आप इसको इस पर बिना पलटी के अध्यारोपित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कायरल है तो उसका मिरर इमेज बिना पलटी के, पलट के तो आप रख सकते हो ना, इसको अगर आप पलट के फिर रखोगे तो रखा जाएगा, बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होगा। कायरल ऑब्जेक्ट का दर्पण प्रतिबिंब, कीरेल अणु का या कायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उसके बिंब पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। क्या आप इसको रख सकते हो क्या? आप रख के देखो, क्या इस पे रखा जाएगा? क्या ये नहीं रखा जाएगा। हाँ, पलट के रख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा? बिना पलटी के, बिना पलटी के ना, उसको पलटना नहीं है। जैसे अंग्रेजी के A की बात करें, बताओ ये कायरल है, ये क्या है? कायरल। तो कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। जैसे अंग्रेजी के A की अगर मैं बात करूं, ये अंग्रेजी का क्या है? A है, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। दर्पण लगा दिया तो बताओ ये कैसा दिखाई देगा? सर ये ऐसा दिखाई देगा। क्या आप इसको इस पर बिना पलटी के अध्यारोपित कर सकते हो? अध्यारोपित करने का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर एक दूसरे के ऊपर वो आ जाए, इसे कहते हैं अध्यारोपित, है ना। देखो ये अध्यारोपण है, लेकिन ये अध्यारोपण नहीं है ना। ये देखो, है ना, अंगुलियों ने अंगुलियों को ढक तो रखा है, लेकिन सिमिलर टाइप की अंगुलियों ने सिमिलर टाइप की अंगुलियों को नहीं ढक रखा, और अंगूठों ने तो अंगूठों को भी नहीं ढक रखा, है ना। तो अगर एकदम से एक दूसरे को अच्छे से ढक ले कोई दो अणु, तो हम कहेंगे वो एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? अध्यारोपित हो रहे हैं। जैसे इस A को आप इस A पर रखोगे तो बताओ पूरा का पूरा इसके ऊपर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा। तो ये क्या है बताओ? A कायरल है। ये क्या है? A कायरल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कायरल ऑब्जेक्ट का दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। अकायरल ऑब्जेक्ट का दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के क्या हो जाता है? अध्यारोपित। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH3COH HCOH। क्या आप इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या? आप कहोगे सर इसको दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। अब इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? दर्पण लगा दिया। दर्पण लगाओगे तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? ये ऐसा दिखाई देगा, CH3COH, है ना। ये OH के सामने OH दिखाई देगा, यहाँ पे आपको S दिखाई देगा, और पीछे आपको क्या दिखाई देगा? COH। क्या आप इसको इस पर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया? कायरल हो गया, है ना। तो कायरल शब्द का एक तो मतलब ये है कि जिसके दो बराबर भाग नहीं किए जा सकते, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता, वो भी क्या होता है? कायरल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कायरल अणु का, है ना, नोट लगा के लिखना है ये, कायरल अणु का, कायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब
उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। है ना, कोई भी कायरल अणु है या कायरल ऑब्जेक्ट है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता है, जबकि ए कायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित हो जाता है। जैसे इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा जो हाथ है ना, इसको यदि आप दर्पण में ले जाके देखोगे ना तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये जो आपका हाथ है, ये हमारा जो हाथ होता है, इसको हम जब दर्पण में देखते हैं तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है। और इसको क्या हम इसके ऊपर रख पा रहे हैं? क्या नहीं पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, देखो, है ना। क्या अंगूठी ने अंगूठी को ढका? क्या नहीं। क्या इस छोटी वाली उंगली ने छोटी वाली उंगली को ढका? क्या नहीं। छोटी वाली उंगली इस वाली उंगली को ढक रही है ना। इसकी यानी इस हाथ की जो लास्ट वाली उंगली है, इस हाथ की पहली उंगली को क्या कर रही है? ढक रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाथ है वो कायरल है और हमारे हाथ का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो हमारे हाथ पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। अब हम बात करेंगे कायरल अणु। हमने समझा कि कायरल अणु क्या होता है। कायरल अणु का मतलब जिसके दो बराबर पार्ट्स नहीं किए जा सके या फिर जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता। अब हम बात करेंगे कायरल कार्बन क्या होता है ना। कायरल कार्बन वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणुओं या समूहों के द्वारा पूरी होती है, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कायरल कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं, है ना, जिसकी चारों वैलेंसीज या चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणुओं या समूह द्वारा पूरी होती है। क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। और ध्यान रखिएगा इसका संकरण sp3 होता है ना। संकरण कैसा होता है? sp3। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके चार ग्रुप हम लगा देते हैं। मान लिया एक ग्रुप X है, एक ग्रुप Y है, एक है Z और एक है W। तो बताओ क्या इस कार्बन के चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं कि नहीं है? तो आप कहोगे सर इसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कार्बन है ना, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन को हम स्टार लगा के शो करते हैं, है ना। कायरल कार्बन को हम किससे शो करते हैं? स्टार लगा के। तो कायरल अणु अलग बात है, कायरल कार्बन अलग बात है। कायरल अणु का मतलब जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सके या जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं हो। और कायरल कार्बन का मतलब क्या है? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणु या समूह के द्वारा क्या होती है? पूरी होती है। जैसे ये हमारा लैक्टिक एसिड है, CH3, एक तरफ लगा हुआ है COH, एक तरफ लगा हुआ है H
और एक तरफ लगा हुआ है OH। बताओ इस कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं या समूह के द्वारा पूरी हो रखी कि नहीं हो रखी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो रखी है। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। अब बात आती है कि सर क्या किसी अणु में कायरल कार्बन है तो क्या वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा क्या? तो देखो इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, यदि किसी यौगिक के अणु में केवल एक कायरल कार्बन है, यदि किसी यौगिक के अणु में केवल एक कायरल कार्बन है तो वो यौगिक का अणु 100% कायरल अणु होगा और प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा। अगर एक ही कायरल कार्बन है तो, है ना, अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा? कायरल होगा, अणु कायरल होगा और वो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाएगा। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात कि यदि किसी अणु में, यदि किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में केवल एक कायरल कार्बन है, केवल एक कायरल कार्बन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तो वह अणु कायरल अणु होता है। जैसे CH3 COH H COOH, है ना, CH3 CHOH COOH। तो बताओ ये अणु कैसा है? कायरल अणु है, क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। ये क्या है? कायरल कार्बन। इसको हम स्टार लगा के शो करेंगे तो ये बताओ क्या है? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। और ये अणु कैसा है बताओ? कायरल अणु है। अणु कैसा है बताओ? कायरल अणु। तो कायरल अणु क्या होता है? यदि किसी अणु के अंदर या किसी अणु में केवल एक कायरल कार्बन उपस्थित होता है तो वो अणु कैसा होता है बताओ? कायरल अणु होता है। इसके बाद में देखिएगा, यदि किसी यौगिक के अणु में, यदि किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक कायरल कार्बन हो और उसमें सममित तल अनुपस्थित हो। सममित तल क्या होता है सर? ये सममित तल का मतलब वह तल जिसके सापेक्ष किसी अणु को या किसी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, उस तल को, उस प्लेन को क्या कहते हैं? सममित तल कहते हैं। तो यदि किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक कायरल कार्बन हो, मैंने क्या कहा आपको कि अगर एक कायरल कार्बन है तो वो 100% क्या होगा? कायरल होगा। और एक से अधिक कायरल कार्बन है और उसमें सममित तल क्या है? अनुपस्थित। सममित तल का मतलब वह तल जिसके सापेक्ष किसी मॉलिक्यूल को काटने पर उसके दो बराबर भाग प्राप्त होते हो, उस तल को हम क्या कहते हैं? सममित तल कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का ए है ना, ये अंग्रेजी का क्या है? ए। इसमें ये वाला जो तल है ना वो सममित तल है ना। ये तल देखो, इस तल को हम क्या कहेंगे? सममित तल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तल के सापेक्ष यदि आप इस इंग्लिश के एक को कट करते हो तो आप इसके दो बराबर भाग आपको क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो ऐसे तल को हम क्या कहते हैं? सममित तल। क्या अंग्रेजी के पी में सममित तल है क्या? नहीं है। अंग्रेजी के पी में सममित तल नहीं है। हमारे हाथ में सममित तल है क्या? हमारे हाथ में सममित तल नहीं है। सममित तल का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, वह तल जिसके सापेक्ष किसी अणु या किसी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता हो, उस तल को हम क्या कहते हैं? सममित तल। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि यदि किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक कायरल कार्बन हो, एक कायरल कार्बन है तो वो 100% क्या होगा? कायरल। एक से अधिक कायरल कार्बन हो और उसमें सममित तल अनुपस्थित हो तो वो अणु जो है वो यौगिक का अणु कैसा होगा? कायरल अणु होगा। तो इस बात को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप नोट कीजिएगा। यदि किसी यौगिक के अणु में, यदि किसी यौगिक के अणु में, यौगिक के अणु में, यदि किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक
एक से अधिक कायरल कार्बन हो एवं सममित तल प्लेन ऑफ सिमेट्री POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित हो, तो वह अणु कायरल होता है। और कायरल होने का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में क्या करता है, रोटेट करता है, कायरल होता है ना। यदि किसी यौगिक के अणु में एक से अधिक कायरल कार्बन हो एवं सममित तल अनुपस्थित हो तो वह अणु कैसा होता है, कायरल होता है। इस बात को अपन देखो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं बोर्ड के ऊपर, COOH, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया H और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में आपको दो कायरल कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो इस कार्बन को आप ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, इसके लेफ्ट में हाइड्रोजन है, इसके राइट में OH है, इसके ऊपर COH और नीचे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स क्या है, अलग अलग। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है बताओ, कायरल। ठीक इस प्रकार से ये वाला कार्बन भी कैसा है, कायरल है, क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स भी क्या है, अलग अलग। ठीक है, इसमें कितने कायरल कार्बन है स्टूडेंट्स, इसमें दो कायरल कार्बन है। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है क्या, चेक करते हैं। क्या आप इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हो क्या, दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हो क्या। तो आप यदि इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो आप कहोगे कि सर इसको देखो, इस प्लेन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये प्लेन देखिएगा आप, है ना, ये वाला जो तल है ना, इसके सापेक्ष यदि आप इस मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटते हो तो दोनों भाग एक दूसरे के इक्वल है। देखो OH के सामने क्या आ रहा है, OH, H के सामने क्या आ रहा है, H, और COH के सामने क्या आ रहा है, COH। इसका मतलब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दो कायरल कार्बन है लेकिन ये अणु कायरल नहीं है, ये अणु अकायरल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस अणु में दो कायरल कार्बन है, इस अणु में दो कायरल कार्बन है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल उपस्थित है, प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना वो अकायरल है, और अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी सममित अणु है ना। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो कायरल अणु होगा वो असममित होगा क्योंकि उसके दो बराबर भाग हम नहीं कर पा रहे, और जो अकायरल होगा वो एक सममित अणु होगा क्योंकि हम उसके दो बराबर भाग कर पा रहे हैं। तो जिसके दो बराबर भाग हम कर पाएँ उसको हम सममित अणु भी तो बोल सकते हैं, उसको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी तो बोल सकते हैं, उसको हम अकायरल बोलते हैं, अकायरल को ही हम क्या बोलते हैं, सममित अणु। तो बताओ दो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, उपस्थित है, सममित तल उपस्थित है। ये अणु कैसा है, अकायरल अणु है, और यानी हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल अणु है। हमने एक और एग्जांपल लिया COOH, H, OH, OH और H। अब इसको देखो आप ध्यान से, इसमें कितने कायरल कार्बन स्टूडेंट्स, इसमें दो कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें सममित तल अनुपस्थित है। क्या आप इस प्लेन के थ्रू इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं कर सकते। देखो OH के सामने H आ रहा है और H के सामने क्या आ रहा है, OH। तो अगर आप यहाँ से काटोगे तो दो बराबर भाग प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल दो कायरल कार्बन है और ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, दो कायरल कार्बन है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब सममित तल क्या है, एब्सेंट है ना। एब्सेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है।
ये मॉलिक्यूल क्या है, इसका मतलब बताओ सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो अभी मैंने आपको इस क्लास में क्या पढ़ाया है, इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा, प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, इसका पता कैसे करें। तो पता करने का तरीका ये है कि वो अणु कायरल होना चाहिए, और कायरल अणु का मतलब जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सके, या हम कह सकते हैं जो असम्मित हो। देखो हमारा हाथ असम्मित है कि नहीं है, देखो इधर अंगूठा है, इधर क्या है, उंगली है। अगर इधर अंगूठा होता, इधर भी अंगूठा होता है ना, इधर ये वाली उंगली सेम उंगली इधर भी होती, तो हम कहते हैं हाथ कैसा है, सम्मित है। लेकिन हमारा हाथ क्या है, असम्मित, और असम्मित चीजें होती है ना, वो क्या होती है, कायरल होती है। इसका मतलब जो असम्मित अणु होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं और प्रकाशिक समावेता शो करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें क्या हैं, प्रकाशिक सक्रियता के लिए, प्रकाशिक सक्रियता के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक शर्त, पर्याप्त एवं आवश्यक शर्त। है ना, कोई भी यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा, इसके लिए शर्त क्या है कि यौगिक का अणु कायरल होना चाहिए। यौगिक का अणु क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं यौगिक का अणु असम्मित होना चाहिए। यौगिक का अणु कैसा होना चाहिए, असम्मित होना चाहिए। या हम कह सकते हैं यौगिक के अणु का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के, बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो वो यौगिक प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा, और प्रकाशिक सक्रियता अगर दर्शाएगा तो समतल द्वित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में क्या करेगा, रोटेट करेगा। या तो क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेगा। एक बात और ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब कुछ इस प्रकार से, है ना, ये पीपीएल है, इसके प्लेन को इसने इधर घुमाया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इधर, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। एक बात और ध्यान रखनी है, यदि कोई यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है तो उसको स्मॉल डी या प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल डी या प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। और यदि कोई यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो उसको स्मॉल एल या माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिणावर्त ध्रुवण, है ना। अगले पेज पर लिखता हूं मैं, ये मान लीजिएगा पीपीएल है, ये पीपीएल है ना। किसी यौगिक ने समतल द्वित प्रकाश के तल को मान लो दाईं ओर घुमा दिया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो उसको स्मॉल डी या स्मॉल डी या प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर उस यौगिक ने समतल द्वित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको स्मॉल एल या माइनस के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। स्मॉल डी या प्लस कब लिखा जाएगा, जब यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्मॉल एल या माइनस कब लिखा जाएगा, जब समतल द्वित प्रकाश के तल को वो यौगिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्मॉल डी का फुल फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक।
यदि कोई यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो वो यौगिक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जिसको स्मॉल डी या प्लस के द्वारा शो करते हैं। स्मॉल एल की फुल फॉर्म है लीवो रोटेटरी, है ना। क्या फुल फॉर्म है इसकी? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये किधर रोटेट करेगा? बताओ किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हिंदी में इसको कहते हैं वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। है ना। अगर समतल द्वित प्रकाश के तल को कोई यौगिक, कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसको स्मॉल डी या प्लस के द्वारा डिनोट किया जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और यदि कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है तो उसे स्मॉल एल या माइनस के द्वारा डिनोट किया जाता है, लीवो रोटेटरी। इसकी फुल फॉर्म है वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और ध्यान रखिएगा, किसी यौगिक को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि वो स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा, है ना। वो स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा CH3 CH COOH और OH, है ना। एक तो ये यौगिक है और ये आपको पता है कायरल यौगिक है या कायरल अणु है। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा बताओ? इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो अगर ये यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को मान लिया कि दाईं दिशा में घुमाता है या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ना वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। और मान लें कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको स्मॉल डी या इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल एल, है ना। क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, तो इसको हम स्मॉल डी या स्मॉल एल बोलेंगे। अगर इसको स्मॉल डी बोलते हैं तो स्मॉल एल होगा, और इसको स्मॉल एल बोलेंगे तो ये क्या होगा? स्मॉल डी होगा। इसका मतलब हम किसी यौगिक को देख करके ये नहीं बता सकते कि वो यौगिक स्मॉल डी होगा या स्मॉल एल होगा। तो आज इस क्लास में हमने प्रकाशिक संभाव्यता को स्टार्ट किया है और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, है ना। प्रकाशिक संभाव्यता को समझने के लिए जो बातें हमें पढ़नी थी, है ना, वो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। हमने क्या पढ़ा कि प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान, लेकिन अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा क्या हो? अलग अलग। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी। और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयता। फिर हमने पढ़ा कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसकी तरंगे केवल एक दिशा में क्या करती है? कंपन। और इस प्रकार का प्रकाश हमें प्राप्त होता है जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया जाता है। ये देखिएगा, सामान्य प्रकाश जिसकी तरंगे सभी दिशाओं में क्या कर रही थी? कंपन। हमने इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा। ये क्या है? निकोल प्रिज्म, इसमें से गुजारा तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त हुआ? समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रकाशिक सक्रियता। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो इसको स्मॉल डी या प्लस बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो उसको स्मॉल एल या माइनस बोलेंगे। फिर हमने ये देखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं घुमा रहा है तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे? स्मॉल डी या प्लस। और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल एल या माइनस। ये बात भी मैंने आपको वीडियो के अंत में बताई। प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि यौगिक का अणु क्या होना चाहिए? कायरल। और कायरल का मतलब क्या है? कि जिसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए जा सके। जैसे ये अंग्रेजी का जो P है ना वो क्या है? कायरल है। अंग्रेजी का जो A है वो A कायरल है। हमारा हाथ क्या है? कायरल। और ये अणु भी क्या है? कायरल है, ठीक है।
देखो कायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस पर अध्यारोपित नहीं होता, लेकिन अकायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस पर क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। ये देखिएगा, ये कायरल अणु है क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, और एक कायरल कार्बन होने पर अणु हमेशा क्या होता है, कायरल। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है। क्या आप इसको बिना पलटी के इसके ऊपर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी है। ध्यान रखिएगा, इसको स्मॉल डी या स्मॉल एल बोलेंगे, इसको स्मॉल डी तो ये स्मॉल एल होगा, ये स्मॉल एल तो ये स्मॉल डी होगा। आगे देखिएगा, कायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होता, अकायरल अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। कायरल कार्बन वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा क्या होती है, पूरी होती है, और इसको हम स्टार लगा के क्या करते हैं, शो करते हैं। यदि किसी अणु के यौगिक के अणु में केवल एक कायरल कार्बन उपस्थित हो तो वह अणु कैसा होता है, कायरल अणु होता है। और यदि एक से अधिक कायरल कार्बन हो और सममित तल नहीं हो तो वो अणु कैसा होता है, कायरल। और अगर सममित तल है तो वो अणु कैसा होगा, अकायरल। जैसे देखो ये वाला अणु है ना, वो अकायरल है क्योंकि इसमें सममित तल है, लेकिन इसमें सममित तल नहीं है, इसलिए क्या है, कायरल है। ठीक है। फिर प्रकाशिक सक्रियता के लिए पर्याप्त और आवश्यक शर्त क्या है, कायरल होना चाहिए या असममित हो या दर्पण प्रतिबिंब उस पर बिना पलटी के अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि स्मॉल डी स्मॉल एल का क्या मतलब है, स्मॉल डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्मॉल एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अब देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिएगा हमने ये पॉलीमीटर ट्यूब ली थी ना, इसमें मान लो कोई यौगिक हमने पी भर रखा है ना, उस यौगिक का नाम पी है, और एक पॉलीमीटर ट्यूब है उसमें हमने एक यौगिक इसका मिरर इमेज मान लिया। ठीक है, ये यौगिक है कोई पी, और इसमें मान लिया कि इसका मिरर इमेज इसमें है जो इस पर अध्यारोपित नहीं होता, वो है इसके अंदर। तो बताओ ये समतल द्वित प्रकाश के तल को किधर घुमाएगा, ये मान लीजिएगा इसको दाईं ओर घुमाता है, तो इसका मिरर इमेज इसको किधर घुमाएगा, बाईं ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज में और ये किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। यानी यदि कोई यौगिक समतल द्वित प्रकाश के तल को माना दाईं दिशा में घुमाता है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, तो उसका मिरर इमेज उसको किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, जिनको अपन एनंसियोमर्स भी बोलते हैं। अगली क्लास में इन सब बातों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको, है ना, प्रकाशिक समावयवियों का जो नामकरण है उसमें 3 सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक सिस्टम तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी इसी क्लास के अंदर, एक तो DL सिस्टम, एक कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम, और एक RS सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स को हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।